नमस्कार साथियों, आज हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं जो कि एमपीपीएससी के पर्सपेक्टिव से रहेगा। और जैसे कि आज हम इतिहास की क्लास आज से शुरू करने जा रहे हैं। यह क्लासेस पूरी हिस्ट्री कवर करेंगी और साथ ही साथ हमारी जो इतिहास की, जैसे कि ये हमारा देख सकते हैं, जैसे कि आप ये हमारी एमपीपीएससी का सिलेबस है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और अंतिम यूनिट 5। ये 5 यूनिट में हमारा फर्स्ट पेपर इतिहास का जो है कंप्लीट होगा। इतिहास का जो पेपर है हमारा वो कंप्लीट होगा। और जूम कर देता हूँ मैं। तो हमारा इतिहास का पेपर इन 5 यूनिट में कंप्लीट होगा। तो वहीं से जैसे कि फर्स्ट यूनिट की जो हेडिंग है भारतीय इतिहास हम फर्स्ट हेडिंग में यूनिट 1 में भारतीय इतिहास और सेकंड में 11वीं और 18वीं शताब्दी तक का भारत। तो हमें भारतीय इतिहास में भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास को देखना है और साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक का जो भी इतिहास है वो हमको आज इस वीडियो में देखना है। तो ऐसे करके हम लगभग बहुत से लेक्चर्स लाएंगे जिससे कि हम अपनी जो पेपर 1 है उसे कंप्लीट कर सकें। तो हम भारतीय इतिहास को आज चालू करते हैं और जहाँ तक हो सके यहाँ तक आपको फुल वीडियो प्रोवाइड करूँगा मैं, जिससे कि आपके एमपीपीएससी का कहीं से ले तक, कहीं से भी मेंस से ले तक, प्री तक कोई सा भी टॉपिक छूटे नहीं। तो हम भारतीय इतिहास को प्रारंभ करते हैं। हम भारतीय इतिहास को ज़रा इसको अपन सेटअप कर लेते हैं अपने कैमरे को। क्या है, मोबाइल का कैमरा यदि सेटअप हो जाएगा तो अपने लिए बहुत ही दिक्कत नहीं जाएगी जितनी उसे जाना चाहिए थी। हाँ, मोबाइल का कैमरा यदि सेटअप हो जाए तो दिक्कत, हाँ हो गया सेटअप, यस। मुझे विश्वास है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो पहले वीडियो थोड़ा रोकते हैं। देखिए, हमने इतिहास को 3 वर्गों में बांटा है: प्राग ऐतिहास, आग ऐतिहास और ऐतिहास। इन तीनों में हमने इतिहास को बांट लिया है। अब हम इसको ही बांटते हुए चलेंगे और अपने इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इतिहास का बेसिक सा मतलब ये होता है कि पास्ट, भूतकाल को ही हम इतिहास के भूतकाल में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनको हमने इतिहास कहा है। इसके सिवा इतिहास कुछ नहीं होता। इतिहास पुरानी घटना ही होती हैं जिन्हें हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। अब चूँकि मानव का जीवन इस पृथ्वी पे किस प्रकार से आया, कैसे आया, तब से लेकर जो अभी तक चल रहा है वो सभी इतिहास है। जब हमारी पृथ्वी बनना चालू हुई थी, जब हमारी जो पृथ्वी है वो बनना चालू हुई थी, पृथ्वी जब बनना चालू हुई थी तो पृथ्वी पर सिर्फ हीम था। क्या था? हीम। पृथ्वी पर सिर्फ हीम ही हीम था। पूरी हमारी पृथ्वी जो थी, जमी हुई थी पृथ्वी, धीरे धीरे इसने क्या किया? पिघलना चालू किया तो बहुत सारे सेल्स बने। सेल्स मतलब कोशिकाएं से मानव का जन्म हुआ, बंदर का जन्म हुआ, बंदर से मानव आए, बहुत से पशु पक्षियों का जन्म हुआ। धीरे धीरे करके बहुत प्रोसेस जो है ना पृथ्वी के बनने की, एक सेल हुआ, एक सेल से फिर एक मानव बना, मानव से बंदर बना। ऐसे करके हमारा जो जन्म हुआ है। तो पहले के जो प्राचीन मानव थे वो कैसे थे, तो प्राचीन मानव से लेकर अभी तक जो इतिहास चल रहा है उसी को हमें पढ़ना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को भी हमने कुछ वर्गों में बांटा है, जैसे कि पाषाण काल। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें। पाषाण काल के बाद आपका आता है ताम्र पाषाण काल। इन सबको डिटेल में जानेंगे आप, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और एक महापाषाण काल। देखिए, प्राग ऐतिहास उस इतिहास को कहते हैं, जिसमें कि जो प्राग इतिहास मतलब उस इतिहास को कहते हैं जिसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते।
कोई लिखित साक्ष्य हमको नहीं मिलते। अब आप कहेंगे कि यार तब भी हमने इसे कैसे जाना, जब हमें लिखित साक्ष्य मिले ही नहीं इसके, तो इसे हमने कैसे जाना, इस इतिहास को हमने कैसे जाना? तो इसे हमने पुरातात्विक साक्ष्यों के बलबूते पे जाना। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत बेटा वो चीज़ आती है जैसे कि आपके जिस मानव ने जिस चीज़ों का प्रयोग किया हो, जैसे कि अब लकड़ी का प्रयोग कर रहा है मानव, या किसी भी चीज़ का खाने की चीज़ हो या वस्तु, कोई वस्तु का जो प्रयोग कर रहा है उसे हम पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मानते हैं। जैसे कि उसके बर्तन हुए या फिर उसके औजार हुए, इन सब को हम पुरातात्विक स्रोत के मानते हैं। जैसे कि आपकी लिखित जो भी सामग्री उसे छोड़ के जो भी आपके घर में साक्ष्य रखे हैं वो सब पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आएंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमें पुरातात्विक साक्ष्य के बारे से पता चलता है, लिखित कोई साक्ष्य नहीं है। जिन चीज़ों को उन्होंने प्रयोग किया था जैसे कि हथियार वगैरह वगैरह, इन सब के आधार पर हमने एक काल बांटा है जिसका नाम है प्राग ऐतिहासिक काल। अब आपको पता चल रहा होगा कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें कि हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को भी हमने 3 वर्गों में बांटा है, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, महापाषाण काल। अब पाषाण काल, अब हम पाषाण काल को जानेंगे। तो यहाँ पाषाण काल है। पाषाण काल का बेसिक सा मतलब होता है बेटा पत्थर। पाषाण काल का बेसिक सा मतलब होता है पत्थर। अब हम पत्थर को भी मतलब कि पाषाण काल को भी विभाजन करेंगे। पाषाण काल का भी पाषाण काल, देखिए राइटिंग इतनी साफ नहीं होगी, देखिए पाषाण काल। अब एक बात और मैं आपके लिए बता दूं, इतिहास में होता है टाइम पीरियड बहुत जरूरी। देखिए टाइम पीरियड का थोड़ा सा ज्ञान मैं आपको दे दूं कि अभी चल रही है 2025, ऐसे करके एक टाइम पे 0 ईस्वी भी चली होगी। जैसे कि आज 2025 ईस्वी चल रही है, तो एक टाइम पे 0 ईस्वी भी होगी। 0 ईस्वी में माना जाता है कि भाई 0 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इससे पहले का टाइम जो होता है ना वो उल्टा चलता है। उल्टा चलता है मतलब यूँ चलता है, ऐसे ऐसे करके 1750 का टाइम आया होगा। 1750 ईसा पूर्व, उसे ईसा पूर्व मतलब ईसा से पहले, ईसा के जन्म से इतने पहले, ऐसे ऐसे ही करके मतलब कि मैं आपको बताता हूँ। ये स्केल थोड़ी और अच्छे से साफ से हो जाए। जैसे कि आज 2024 है, एक टाइम पे 0 ईस्वी होगी और एक टाइम पे 2024 की, ये ईसा पूर्व है, ये ईस्वी है और ये भी ईस्वी है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ईसा जो ईस्वी सन से हमारा टाइम पीरियड पीछे जाता है। पाषाण काल, पाषाण काल का मतलब बेटा पाषाण का मतलब होता है पत्थर। इसका नाम इसलिए रखा गया है कि उस टाइम पे जो मनुष्य थे वो शिकारी हुआ करते थे और किसका प्रयोग करते थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे, शिकार के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे, इसलिए इसका नाम रख दिया हमने वही पाषाण काल। अब हम देखते हैं पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है। देखिए इसका टाइम पीरियड एग्जैक्ट नहीं है, जब जैसे ही पृथ्वी बनना चालू हुई थी उससे कब तक, तो कहा जाता है कि 20 लाख ईसा पूर्व से, एल मतलब लाख है, 20 लाख ईसा पूर्व से 4000 के मतलब हजार होता है, ईसा पूर्व तक का जो समय काल है वो पाषाण काल था। तो पाषाण काल को भी हमने 3 वर्गों में बांटा, पाषाण काल को भी हमने 3 वर्गों में बांटा है भाई। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, बहुत शॉर्ट में लिखूंगा, ज़्यादा लेंदी नहीं लिखूंगा। पूरा पाषाण काल जो है उसका टाइम पीरियड क्या है भाई, उसका टाइम पीरियड भी हम लिखेंगे। तो 20 लाख से 10,000, 10,000 से 7,000, 7,000 से 4,000 के, इनके सब पीछे BC लगा लेना, मैंने BC नहीं लगाया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं इसलिए। BC ईसा पूर्व चल रहा है ये, ओके मतलब हजार है, एल मतलब लाख है। अब हमने देखिए पूरा पाषाण काल को भी 3 वर्गों में बांटा भाई। 3 कौन कौन से वर्ग थे, एक तो हमने बोला कि निम्न पुरा पाषाण काल, ओके। फिर हमने तीसरे में बांटा मध्य पुरा पाषाण काल, फिर हमने चौथे में बांटा उच्च पुरा। देखिए हम बांट इसलिए रहे हैं, विभाजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इतिहास को और अच्छी से समझ सकें। निम्न उच्च पुरा पाषाण काल, क्योंकि हमें अलग अलग साक्ष्य मिले हैं और इनका टाइम पीरियड भी अलग अलग है।
तो ये हमने इनका टाइम पीरियड लिख दिया है, 20 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 40,000, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। तो इनको भी हमने बांट दिया। दिख तो आपको साफ साफ रहा ही होगा, दिख तो आपको साफ साफ रहा। विभाजन हम इसलिए और कर रहे हैं क्योंकि हम इतिहास को बहुत अच्छे से समझ सकें, क्योंकि आपको पता है जो ये टाइम पीरियड चल रहा है ये प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, जिसमें हमने लिखित कोई साक्ष्य नहीं, पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक साक्ष्य से हम कार्बन डेटिंग पद्धति से उनका समय काल निकाल लेते हैं कि भाई किस प्रकार से ये कौन से काल का है। कार्बन डेटिंग पद्धति ऐसे होती है जिसके कारण हम उनके जो साक्ष्य हैं, जो हमें साक्ष्य मिले हैं, उनके आधार पर हम उसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो अब हम निम्न पुरापाषाण काल जानेंगे, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण काल, फिर उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल। ऐसे ऐसे करके हम इतिहास का एक बड़ा पोर्शन कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक बात तो बताना चाहूँगा कि ये तो 3 आपने इतिहास का एक प्राग ऐतिहासिक काल हुआ है। इसके बाद इसमें आपकी हड़प्पा सभ्यता आएगी। ये जो डिवीज़न है ना, इसमें आपकी हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता आएगी बेटा। वैदिक सभ्यता, हड़प्पा और वैदिक सभ्यता इसमें आएगी। और इतिहास, जो ये इतिहास है इसमें बेटा मौर्य काल से चालू होगा, मौर्य काल से चालू होगा और आज तक, आज तक मतलब कि वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद में महाजनपद काल भी इसमें ही आता है। महाजनपद काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्य काल से आज तक का जो भी इतिहास है वो इसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा। और इसके अंतर्गत ये आएगा, सेपरेट कर देता हूँ, लो ये सेपरेट हो गया है आज तक का। तो इतिहास को हमने ऐसे इसी प्रकार से वर्गीकृत किया। अब हम निम्न पुरापाषाण काल स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं से हमारा इतिहास चालू होता है। देखिए मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगा, मैं थोड़ी सी और जानकारी एडिशनल आपको देना चाहूँगा कि हमारी पृथ्वी पे जो पहला मानव है, जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी पे पहला मानव भाई अफ्रीका में मिला था। अफ्रीका मतलब अफ्रीका में कहा जाता है कि मानव की सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका में हुई थी। और जिस मानव मिला था उसका नाम हमने दिया है, उसका नाम हमने दिया बेटा एस्ट्रेलोपिथियस। एस्ट्रेलोपिथियस जिसका हमने नाम दिया है वो एस्ट्रेलोपिथियस है। मैं इसे बंद कर देता हूँ। एस्ट्रेलोपिथियस। अब आपको आवाज़ सही से नहीं आएगी, मतलब आवाज़ सही से आएगी। एस्ट्रेलोपिथियस, एस्ट्रेलोपिथियस, एस्ट्रेलोपिथियस जो पहला मानव था उसका नाम था एस्ट्रेलोपिथियस। एस्ट्रेलोपिथियस पहला मानव था, एस्ट्रेलोपिथियस पहला मानव था। दूसरा जो है, जो मानव है, दूसरा मानव भाई हमें ऑस्ट्रेलिया में मिला था। दूसरा जो मानव था वो हमें ऑस्ट्रेलिया में मिला था। कहाँ मिला था? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया लिख लेना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। अब उस मानव का नाम हमने दिया था होमो, उसका नाम हमने दिया था होमोबिलियस। क्या दिया? तो होमो हैबिलियस, सॉरी होमो हैबिलियस, होमो हैबिलियस, हैबिलियस, होमो हैबिलियस नाम दिया था। नाम दिखा रहा होगा आपको, होमो हैबिलियस उसका नाम दिया था। तीसरा जो मानव था, अब वो मानव पूरी मतलब कि आपके अर्थ पे ही फैल गया था, ऐसी बात नहीं। अब तो क्या है ना, स्थानांतरित कर रहे थे मानव देश काल परिस्थिति के अनुसार, और उसका हमने नाम दिया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस बड़े बेकार नाम है, होमो इरेक्टस। तो ये एडिशनल जानकारी थी, ये कोई से भी एग्जाम में, एनी एग्जाम में ये आपसे पूछ सकता है, एनी एग्जाम में ये आपसे पूछ सकता है। अब इसके बाद मैं क्या बताना चाहूँगा, होमो इरेक्टस हुआ है। हाँ, इसके बाद हम अपना मध्य निम्न पुरापाषाण काल यहाँ से शुरू करते हैं। निम्न पुरापाषाण काल हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि निम्न पुरापाषाण काल ही हमारा प्रारंभिक जो था इतिहास यहीं से चालू होता है। देखिए निम्न पुरापाषाण काल से हमारा इतिहास चालू होता है। देखिए निम्न पुरापाषाण काल को अन्य नाम से जाना जाता है। कैसे कि इसे और क्या कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ वो MPPSC की से बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर चुका है MPPSC की, इसलिए आपको फ्री कंटेंट दे रहा हूँ बिल्कुल। कहा
तो क्या कहा जाता है इसे बेटा, पेवल संस्कृति। इसके नाम जो है, एक इसे कहता है पेवल संस्कृति, फिर कोई कहता है चौपर संस्कृति, चौपर संस्कृति, चौपर संस्कृति। इसे पेवल और चौपर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब पेवल संस्कृति क्या होती है, मतलब पेवल क्या होता है, पेवल जो होता है, पेवल मतलब कि छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर को हमने पेवल बोला है। और चौपर क्यों बोला है, चौपर का मतलब होता है जिन पत्थरों में दोनों साइड धार हो उसे बोलते हैं चौपर। तो इस टाइम पे वही हमें औजार मिले थे, इसलिए इसका नाम रखा गया था पेवल चौपर संस्कृति। देखना दोनों दोनों अलग अलग हैं, मैंने साथ में लिखे हैं, पेवल चौपर संस्कृति इन्हें बोला जाता था। अब यहाँ के मतलब कि जो लोग थे इस टाइम पे क्या करते, इस टाइम पे जो उनका वास था, मतलब रहने का जो था, कहाँ रहते थे, जहाँ पानी मिलेगा वहीं रहेंगे। तो कहाँ रहेंगे, वहीं नदियों के पास रहेंगे, नदियों के पास, और नदियों के पास रहते थे ज़्यादातर, और पहाड़ियों पर रहते थे, गुफाओं में, पहाड़ियों पर और नदियों के पास क्या था, उनका वास था, मतलब कि रहते थे वो। कि जहाँ पानी होता है, आज भी जानवर मोस्टली वहीं पाए जाते हैं जहाँ पानी होता है, और उस टाइम पे अपन भी जानवर ही थे। तो ये मैं बताना चाहता हूँ। तो उस टाइम पे इनका भोजन क्या हुआ करता था भाई, तो भोजन इनका, भोजन जो था इनका शिकारी था, और उसके लिए ये हथियार प्रयोग करते थे। इनका नाम था, क्योंकि वो हथियार के मतलब कि नाम है, अपन ने ही नाम रखे हैं। जैसे कि उस टाइम पे वो विदर्णी का यूज़ करते थे। विदर्णी क्या होती है, विदर्णी वो जिसमें दोनों साइड धार होती हूँ, ऐसा मतलब कि कुछ ऐसा होता होगा, ऐसा 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 ऐसा, इस साइड दो, इस साइड धार और इस साइड भी धार। तो विदर्णी का यूज़ करते थे ये हस्तकुठार, हस्तकुठार, हस्तकुठार भी एक तरीके का औजार होता है। हस्तकुठार मतलब कि आप एक कैसे समझ सकते हैं हस्तकुठार, हस्तकुठार को आप हमर जैसे समझ सकते हैं, हमर जैसे, हमर जो होता है ना ठोकने वाला वो। और एक होता था खंडक, खंडक का प्रयोग करते थे। खंडक वो जिसमें एक ही साइड धार हो, ये छोटे छोटे से मतलब कि वो रहते थे खंडक, कुछ खंडक कुछ ऐसा रहता था, ऐसा ऐसा, जिसमें एक ही साइड धार हो। और विदर्णी जो जिसमें दोनों साइड धार हुए, और जो मैंने अब हस्तकुठार कुछ ऐसा होता था, ऐसा ठोकने वाला, मतलब ऐसे ही आप मान सकते हो, ऐसे मारते थे उससे। तो ये उस टाइम के हथियार थे। तो अब क्वेश्चन आएगा कहाँ, मतलब कि इसकी हम जो टाइप पढ़ रहे हैं वो ऐसा पढ़ेंगे, विशेषता और साक्ष्य से। जो हमने विशेषता जानी है इस काल की, अब हम पढ़ेंगे बेटा साक्ष्य। साक्ष्य हम पूरी जो है इतिहास को भी इसी प्रकार से पढ़ेंगे, विशेषता और साक्ष्य। इसके सिवा और कोई विशेषता नहीं है उस टाइम पीरियड की, इसके सिवा और कोई भी विशेषता नहीं है, बस यही विशेषता है उसकी, क्योंकि लिखी तो हमें पढ़ी नहीं। तो अब हम साक्ष्य कैसे लेंगे, देखिए हम भारत की पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे और मध्य प्रदेश की भी, क्योंकि हमारे सिलेबस में मतलब कि इतिहास कहीं नहीं दिया है, सिर्फ मध्य प्रदेश के इतिहास में विशेषता और साक्ष्य के आधार पर ही मतलब उसमें डिफाइन किया गया है हमारे सिलेबस। तो साक्ष्य जो है, हमें सबसे पहले साक्ष्य सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी। देखो पहले तो मैं आपको मैप बना देता हूँ अपना प्यारा सा भारत। ये अपना भारत है, ये भारत ई भारत गया, ऐसा गया ऐसा, और यहाँ से ये थोड़ा सा तेरा जरूर बन जाएगा भारत। हाँ, तो कुछ ऐसा मान लीजिए ये भारत है अपना। तो ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में यहाँ से अपनी ये क्या जा रही वो सिंधु नदी जा रही है, उस सिंधु नदी यहाँ से कुछ मिल रही है। तो सोहन नदी घाटी, सोहन यहाँ एक नदी का नाम है, यहाँ पर हमें एक संस्कृति मिली हुई इस साइड, यहाँ से यहाँ संस्कृति मिली हुई, जम्मू कश्मीर वाला साइड है। तो सोहन इसी साइड है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोहन नदी, सोहन नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी है। सोहन नदी घाटी में हमें कुछ साक्ष्य मिले भाई, सोहन नदी घाटी में हमें साक्ष्य मिले जो कि सिंधु की सहायक नदी है। और सोहन नदी घाटी में जो साक्ष्य मिले थे उसकी हमने खोज किसने करी थी, तो भाई खोज थे बी एन पांखड़िया, बी एन पांखड़िया नहीं, बी एन भाटिया, बी एन भाटिया से एक व्यक्ति थे जिन्होंने उस टाइम की मतलब की खोज करी थी। ये समय जो था वो अंग्रेजों के ज़माने का ही टाइम था। तो सोहन नदी घाटी सबसे पहले खोज उसी
वहीं हुई थी, जो कि अभी से वर्तमान में पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान में। फिर दूसरी जगह हमें कहाँ मिला, बेलन संस्कृति, मतलब कि बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी महाराष्ट्र में है, सॉरी बेलन नदी घाटी यूपी में, सॉरी यूपी में है, महाराष्ट्र लिख रहा हूँ, यूपी में है बेलन नदी घाटी, यूपी में है बेलन नदी घाटी, यूपी में, जो कि टॉन्स की सहायक नदी है, जो कि अपने एमपी से निकलती है, टॉन्स की सहायक नदी है, यहाँ कहीं है बेलन, टॉन्स यहाँ से बहती है, और ये है बेलन नदी घाटी। ओके, बेलन नदी यहाँ पर है यूपी में। फिर उसके बाद तीसरा अपना आता है, बहुत ही अच्छी जगह है वो, कि दक्षिण भारत साइड है, पल्लवरम, 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 यहाँ हमें साक्ष्य मिले हैं। पल्लवरम जो है तमिलनाडु में है, तमिल और नाडु, तमिलनाडु, तमिल और नाडु टी है, तेलंगाना नहीं है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु में मिले हमें पल्लवरम में। क्या मिला है भाई पल्लवरम में, पल्लवरम में हमें कुल्हाड़ी मिली, हैंडैक्स मिला, हैंडैक्स इंग्लिश में लिख देता हूँ, कुल्हाड़ी मतलब हैंडैक्स होता है, तो प्रथम हैंडैक्स हमें ये मिला, मतलब प्रथम साक्ष्य हैंडैक्स के यही मिलेगा पल्लवरम में। तो इन 3 जगह पे हमें किसकी साक्ष्य तो हमें बहुत सारी जगहों में मिले, मुख्यतः यही 3 जगहों पे हमें साक्ष्य मिले हैं। यदि आए साक्ष्य में तो आप ये 3 जगह ऐसे ही उठा कर लिख देना बस। अब हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे। देखिए मध्य, हमने पहले ऊपर पढ़ा था कि ये जो संस्कृति थी वो नदियों के पास रहती थी, तो ये सब नदियां ही हैं, सोन नदी, बेलन नदी, पल्लवरम के पास भी एक नदी है, मतलब तालाब सा है, वहीं रहती थी। तो मध्य प्रदेश में भी ये नदियों के पास ही रहेंगी। तो मध्य प्रदेश में कौन सी नदियों के पास में रहेंगी, तो मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश के जिसमें प्राण बसते हैं वो है माँ नर्मदा। तो नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, मतलब कि नर्मदा के आसपास हमें साक्ष्य मिल सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो नदी है वो चंबल नदी है भाई, चंबल नदी है। चंबल नदी के बाद सोन नदी है, सोन नदी है। तो मध्य प्रदेश की 3 नदी बड़ी यही है, नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा। इनके सिवा कोई नदी, सॉरी 4 नदी है, इनके सिवा कोई बड़ी नदी नहीं है। और यहीं पर हमें निम्न प्रापाषाण काल के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। तो नर्मदा घाटी की खोज अरुण सोनकिया जी ने की थी। नर्मदा घाटी की खोज अरुण सोनकिया जी ने की थी। आपको दिखा रहा हो तो मैं लाइट बंद कर दूं, हाँ दिखा रहा है। तो नर्मदा घाटी की खोज अरुण सोनकिया जी ने की थी। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे थोड़ा, यहाँ पर थोड़ा हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर अपने लिए स्पेस ले लेते हैं, ये ले लिए स्पेस, ये ले लिए स्पेस, ओके। यहाँ पढ़ते हैं। देखिए नर्मदा घाटी, चूंकि नर्मदा घाटी बहुत ही विस्तृत है और फैली हुई है, तो नर्मदा घाटी की जब खोज, मतलब कि नर्मदा घाटी में बहुत सी जगह खुदाई करवाई थी। तो नर्मदा घाटी में जहाँ खुदाई आपको दिखा रहा है ना परफेक्ट, अरे यार लाइट चालू करना पड़ेगा, हाँ। नर्मदा घाटी में जहाँ हमने खुदाई करवाई थी वो कुछ जगहें थी नर्मदा घाटी में। एक था सीहोर साइड करवाई थी, नर्मदापुरम साइड करवाई थी, और एक करवाई थी नरसिंहपुर साइड। ओके, इन साइड खुदाई करवाई थी। तो इन साइड खुदाई करवाई थी। तो अब क्या मिला, देखिए अब नर्मदा घाटी, हम पूरी नर्मदा घाटी में पढ़ेंगे कि नर्मदा घाटी में साक्ष्य मिले कहाँ पर है। देखिए सबसे पहला साक्ष्य में एक गाँव है वहाँ, हथनौरा भाई सीहोर के पास में एक गाँव है, सीहोर के पास में एक गाँव है, वहाँ हमें साक्ष्य मिला हथनौरा में हमें जीवाश्म मिला है, मतलब पुराना मराधरा जीवाश्म मिला है हमारे लिए, पुराना मराधरा से जीवाश्म। तो यहाँ की खोज भी अरुण सोनकिया जी ने की थी 1982 में। हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, अरुण सोनकिया जी को क्या प्राप्त हुआ, जीवाश्म और मानव खोपड़ी जब उसकी कार्बन डेटिंग पद्धति से पता लगाया गया तो पता चला कि ये निम्न प्रापाषाण काल के। साथ ही साथ हमें यहाँ बहुत सारे औजार मिले, उपकरण मिले, जिसे हमने नाम दिया, जिसे नाम दिया गया महादेवियन उपकरण, महादेवियन उपकरण, और महादेवियन उपकरण जिन्हें नाम दिया गया उपकरण महादेवियन उपकरण 1958, मतलब कि 1959 में ये उपकरण मिले थे। देखिए महादेवियन उपकरण जो है वो कहाँ से मिले, नर्मदा, पूरी जो नर्मदा घाटी से मिले थे महादेवियन उपकरण। और आप सोच रहे होंगे 1958 और 1958 में नर्मदा घाटी की खुदाई चल रही थी, तो 1958 और 1959 में मिले थे महादेवियन उपकरण, समझ रहे हैं आप। हथनौरा की खुदाई तो 1982 में हुई थी बाद में,
मगर ये पूरा क्षेत्र नर्मदा घाटी के अंतर्गत है ना, इसलिए। इसके बाद नर्मदा घाटी में और इक्का दुक्का ही जगह मिला है। मोस्टली जो जगह है वो हथनौरा ही है, जो कि सीहोर के पास में है। ये दोनों चीज़ें हमें वहाँ से मिली थी। इसके बाद हमें जो आते दूसरी बात है चंबल नदी घाटी। चंबल नदी घाटी, चंबल नदी देखिए, चंबल नदी में भी ज़्यादा हमें कुछ खास नहीं मिला है। मंदसौर साइड इसकी खुदाई चली थी, मंदसौर नीमच साइड इसकी खुदाई चली थी, मंदसौर नीमच साइड खुदाई चली थी। खोजकर्ता का नाम लिख लो आप, तो बीबी लाल जो है यहाँ पे खोजकर्ता है। इसके बाद आती है सोन नदी, ये लिख लेते हैं सोन नदी में भी आपकी खुदाई चली थी, जिसकी खुदाई करवाई थी जीपी शर्मा ने। देखिए इतना ही कंटेंट, क्योंकि हमें इनके बारे में ज़्यादा कुछ नई जानकारी मिली। सब में एक बात कॉमन है, चंबल नदी के बारे में पूछा तो वही मंदसौर में खुदाई करवाई थी, खोजकर्ता बीबी लाल थे, और क्या मिला, पैबल मिली। सब में आएगा, पैबल मतलब उपकरण ही होता है। जैसे ही सोन नदी के बारे में पूछे तो वही सोन नदी के बारे में पूछे तो आप कहेंगे वही जीपी शर्मा ने यहाँ की खुदाई करवाई थी। और यहाँ पे भी हमें पेबल्स मतलब कि उपकरण, महादेवी उपकरण मिले, ये आप कॉमन लिख सकते हैं सब में। और मानवीय गतिविधि हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली थी, मानवीय गतिविधि सबसे ज़्यादा यहाँ देखने को मिली थी। मानवीय गतिविधि से आप समझ गए होंगे, मतलब यहाँ मानवों का हलचल ज़्यादा होती होगी ना सोन नदी घाटी में। फिर आती है बेतवा नदी घाटी। बेतवा नदी घाटी में भी कुछ साधारण से ये मिले हैं, आप क्या कहते हैं, इसी प्रकार से यहाँ भी बेतवा में मिले हैं। तो बेतवा नदी घाटी में खोज रामेश्वर सिंह ने करवाई थी। बेतवा नदी घाटी रामेश्वर सिंह ने खोज करवाई थी। बेतवा नदी घाटी की रामेश्वर सिंह ने खोज करवाई थी। तो इस प्रकार से ये जो है हमारी निम्न पुरापाषाण काल समाप्त होता है। अब आता है बेटा मध्य पुरापाषाण काल। देखिए टाइम पीरियड आप वहां से उतार लेना। इसे भी हम कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं और इसके साक्ष्य। देखिए आप समझ रहे होंगे कि कंटेंट कम है, मगर इससे ज़्यादा कंटेंट है ही नहीं। इसका किसी भी बुक में उठा के देख लीजिए, इससे ज़्यादा कंटेंट है ही नहीं। बिल्कुल फुल कंटेंट में चल रही गाड़ी, क्योंकि अपने उतने साक्ष्य नहीं मिले हैं, समझे कि नहीं। वो ज़्यादा बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं बस यहाँ से। बस ये पूछ लेगा हथनौरा, 2 नंबर में आ जाएगा हथनौरा, तो आप लिखेंगे कि निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। फिर दूसरा आप लिखेंगे कि इसके स्थान लिखेंगे कि ये सीहोर में मिला है, यहाँ की खोज अरुण सोनके जी ने की थी, और जीवाश्म मानव खोपड़ी मिली। इतने में वो आपको 2 नंबर पूरे दे देगा। बहुत शॉर्ट, इतने ही मतलब इतना ही शॉर्ट में लिखना है आपको, बस साफ 2 नंबर बिल्कुल पूरा दे देगा। अब देखिए जैसे कि इसके नाम अलग अलग थे, पेवल चौपड़ संस्कृति कोई बोलता था, सोहान नदी घाटी संस्कृति भी कोई इसे बोल देता था, वेलन नदी घाटी संस्कृति भी इसे निम्न पुरापाषाण को बोल देता था। तो इसी प्रकार से इसके भी अन्य नाम रहे थे। इसका नाम देखिए, इसके नाम इसे क्या कहा जाता था, आप वो भी देख लीजिए। इसे कहा जाता था खुरचनी, बेदनी और फलक संस्कृति। फलक क्या क्या नाम रखे हैं, फलक संस्कृति, खुरचनी संस्कृति, बेदनी संस्कृति। क्यों नाम रखे, ये हथियारों के नाम है, ये सब हथियारों के नाम है, पत्थर के हथियार हैं उसके नाम है। वो ये इन सब के पीछे संस्कृति मैं लगा देता हूँ, संस्कृति जो लगा दी संस्कृति। तो इसे इतना कहा जाता था, फलक संस्कृति, खुरचनी संस्कृति, बेदनी और संस्कृति, ये सब पाषाण मतलब कि पत्थर के हथियार हैं। और भी इसे किस नाम से जाना जाता है, नेवास संस्कृति। नेवास एक नदी का नाम है, क्योंकि नेवास नदी के पास में रही थी। नेवास संस्कृति भी कहा जाता है। मध्य पुरापाषाण काल को नेवास संस्कृति भी कहा जाता है। नेवास संस्कृति, ये नेवास संस्कृति जो है वो महाराष्ट्र में है। वो जो नेवास एक नदी है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है ये नेवास। इसके बाद और हमें कहा, और इसे इतना ही कहा जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा वाला साक्ष्य में कहाँ मिले। तो एक तो ये पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में भी साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ के जो साक्ष्य हमें मिले हैं महाराष्ट्र में भी मिल गए, और एक और मिले बिट्टू हमारे लाने आंध्र प्रदेश में कि कोडप्पा जिले में मिला है हमें साक्ष्य, कोडप्पा जिले में हमें साक्ष्य मिले हैं।
अब यहाँ की मतलब कि ये तो साक्ष्य बता दिए कि भाई नेवास संस्कृति मतलब महाराष्ट्र में और अरुणाचल प्रदेश के कडप्पा में हमें साक्ष्य मिले हैं। क्या कहा जाता है ये बता दिए। इसकी एक विशेषता ये है कि पहले जो हथियार थे मोटे मोटे हुआ करते थे, अब और भी नुकीले हो गए, हथियार पैने हो गए, हथियार यह क्या होगा, पैने हो गए। बस इतनी ही इसकी क्या है विशेषता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो देखेंगे अपन, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अब थोड़ा सा पेज पलट देते हैं यार अपन। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखिए, मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मध्य प्रदेश में उसके साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं, मध्य प्रदेश में हमें इसके साक्ष्य नरसिंहपुर में मिले हैं। नरसिंहपुर जिला है, नरसिंहपुर में हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। नरसिंहपुर में गांव है जिसका नाम है डोगर गांव, गांव का नाम है डोगर गांव में हमें मतलब कि डोगर गांव में हमें वो मिले, इसके साक्ष्य मिले। एक का नाम है सगुन घाटी वहां मिली। एक का नाम है चोली, ये सब आसपास के क्षेत्र के नाम है, चोली। तो इतनी हमें जगहों पर मिली, डोगर गांव, सोमन मतलब सगुन घाटी और चोली, ये नरसिंहपुर की ही जगहों के नाम है। यहाँ हमें साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि हमें क्या मिला है, कुछ स्थल मिले हैं। अब ये जो है वो सब मैंने आपको पहले बताया था, ये जो नरसिंहपुर है वो नर्मदा घाटी के पास में है। तो एक बात और लिख लेना, नर्मदा, क्योंकि नर्मदा का आपवा तंत्र जो है ये वो यहीं पर है। इसके बाद आते हैं बेतवा नदी। देखिए बेतवा नदी के पास, बेतवा नदी में भी हमें इस काल के साक्ष्य मिले हैं। खुदाई किसने करवाई थी यहाँ पर, रामेश्वर सिंह ने करवाई थी, जो हमने पहले लिखा था। तो गोची नामक एक स्थान है, गोची नामक एक स्थान है, वहां से हमें मिले हैं 230 उपकरण। 230 उपकरण मिले हैं। 230 उपकरण हमें कहाँ से मिले हैं, वहां से मिले हैं। अब हमने क्या बोला कि भाई ये हमारी नर्मदा हो गई, ये हमारी बेतवा हो गई। अब हम सोन नदी को देखते हैं, सोन नदी को देख लेते हैं। सोन नदी देखिए, सोन नदी के अंदर जो खुदाई करवाई थी वो निसार अहमद ने करवाई थी खोज। निसार अहमद साहब ने खोज करवाई थी। निसार अहमद जी ने खोज करवाई थी। उन्होंने 45 स्थान प्राप्त हुए। कितने, 45, मतलब कि खोज जो उन्होंने 45 स्थान पे क्या करवाई थी, खोज करवाई थी। सोन नदी के 45 स्थल पे खोज करवाई थी। और उन्हें जाके सीधी सिंगरौली में क्या मिल गया, कुछ न कुछ मिल ही गया। 485 उपकरण मिले उनके लिए, सीधी सिंगरौली साइड, सीधी सिंगरौली साइड 425 उपकरण मिले उनके लिए। तो उनकी मेहनत सफल हुई भाई, उनकी मेहनत तो सफल हो गई। सीधी सिंगरौली साइड में क्या मिल गए, आपके साक्ष्य मिल गए। अब इस मतलब कि इस काल की और भी हम विशेषता जानेंगे। देखिए इसके साक्ष्य अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ राजस्थान की बेड़च नदी के पास जैसलमेर में भी मिले हुए हैं। तो अब मध्यपुरा पाषाण काल के कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले हैं कि भाई हमें अरुणाचल प्रदेश में मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं और महाराष्ट्र में मिले हैं, मध्य प्रदेश में मिले हैं। तो आप मध्यपुरा पाषाण काल को डील कर सकते हैं, इसके आधार पर मध्यपुरा पाषाण काल को डील कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने विशेषता पढ़ी कि इस टाइम फलक, वेदनी, छेदनी, प्रश्नी इसी संस्कृति कहा जाता है। नेवास संस्कृति भी कहा जाता है, नेवास संस्कृति नाम से। यहाँ हथियार पहने हुआ करते थे। और इसके साक्ष्य कहाँ मिले, बस इतने के सिवा और कुछ नहीं पूछेगा। हथनौरा के बारे में, हथनौरा की खोज किसने की थी, अरुण सोनकिया जी ने की थी। तो ये सब आप बता सकते हैं। नेवास संस्कृति जो मैंने आपको बताई थी ना, नेवास संस्कृति, इसकी जो खोज है ना, इसकी खोज करता है एच.डी. सांकलिया जी ने खोज की थी। 2 नंबर में नेवास संस्कृति लिखने के लिए आ जाएगा, तो पहले आप लिखेंगे मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है, इसकी खोज एच.डी. सांकलिया जी ने की थी। यहाँ पर हमें वेदनी, छेदनी, खुरसनी
मतलब कि वेदनी, छेदनी, खुरचनी जैसे हथियार मिले, ये सब हथियारों के नाम हैं। और हथियार पहने थे अपेक्षाकृत पहले से। बस इतना सारा लिख कहने के बाद आप मतलब डील कर सकते हैं इसे। अब हम देखेंगे उच्च पुरापाषाण काल। टाइम पीरियड हमने पहले भी लिख दिया था। अब देखिए, अब मैंने आपको निम्न पुरापाषाण काल बताया, मध्य पुरापाषाण काल बताया। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। निम्न पुरापाषाण काल में जो लोग थे, उनके पास बड़े बड़े हथियार हुआ करते थे और वो शिकार करते थे उनसे। कोई उनके पास निश्चित आवास था नहीं, नदियों के पास रहते थे। मध्य पुरापाषाण काल आया। मध्य पुरापाषाण काल में क्या करने लगे वो लोग? मध्य पुरापाषाण काल में थोड़े से उनके नुकीले हथियार हो गए। और क्या, थोड़े हमें इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं भाई? राजस्थान में मिले हमें, उसके नदी के पास में, कौन सी, बेड़च नदी के पास में मिले। फिर उसके बाद हमें कहाँ मिले? आंध्र प्रदेश में पड़प्पा मिले हैं। और मध्य प्रदेश में कहाँ मिले हमारे लिए? बेतवा और नर्मदा के पास मिले हैं। बेतवा के पास जो कि रामेश्वर जी ने एक खोजी नामक गांव में खुदाई करवाई थी। इसके बाद अब हमारा आता है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल, मध्यपुरा जो निम्नपुरा पाषाण काल था, उसके हमें साक्ष्य कहाँ मिले थे भाई? वो तीनों नदी मिले थे, नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा। नर्मदा, चंबल, सोन, बेतवा में मिले थे हमें साक्ष्य मिले थे। नर्मदा में खोज किसने करवाई थी भाई? अरुण सोलंकी जी ने करवाई थी। चंबल में किसने करवाई थी? बीबी लाल ने करवाई थी। और सोन नदी में किसने करवाई थी? सोन नदी में किसने करवाई थी? आपके जीपी शर्मा ने करवाई थी। बेतवा नदी में रामेश्वर जी ने करवाई थी। अब हम आते हैं उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल के वही नाम होंगे, बिल्कुल नाम होंगे यार, कुछ तो नाम होंगे, बिल्कुल नाम होंगे। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। इसे बेटा ब्लेड ब्यूरिंग संस्कृति कहते हैं। इसे कहते हैं भाई ब्लेड ब्यूरिंग संस्कृति। ब्लेड मतलब समझते हैं आप? ब्यूरिंग, ब्लेड ब्यूरिंग संस्कृति, ब्लेड ब्यूरिंग संस्कृति या श्रेष्ठ पाषाण काल। श्रेष्ठ पाषाण काल, अब आप समझ सकते हैं इसका नाम ही बदल गया, श्रेष्ठ पाषाण काल, क्योंकि सबके अपने अपने नाम हैं। नेवा संस्कृति मतलब मध्य पुरापाषाण काल, और पेवल संस्कृति मतलब निम्न पुरापाषाण काल। इन सबके नाम है। वेदनी, छेदनी, खुरचनी संस्कृति मतलब मध्य पुरापाषाण काल। ब्लेड ब्यूरिंग संस्कृति मतलब उच्च पुरापाषाण काल। श्रेष्ठ पाषाण काल मतलब उच्च पुरापाषाण काल। तो इस प्रकार से रखना है। हथियारों में थोड़ा और चेंज आया। अब हथियार उत्कृष्ट कोटि के, जो उनकी कोटि थी ना, हथियार थे ना, हथियार उत्कृष्ट हो चुके थे। उत्कृष्ट मतलब कि नुकीले और अच्छे डिजाइनदार, थोड़े बहुत डिजाइनदार, पहले की तुलना में बहुत उत्कृष्ट शैली में आ गए थे। अब लोग क्या करते थे ना, पहले तो वही हथियार मतलब कि जानवर का वही करते थे शिकार, किसकी मदद से? हथियार की मदद से। अब क्या कर रहे हैं उन्होंने? हथियार में किसे जोड़ लिया? हड्डी को जोड़ लिया। जिस जानवर को मारेंगे उसकी हड्डी को भी उन्होंने हथियार बना लिया। हम नहीं मतलब। और हमें यह क्या देखने को मिलता है? मानव चित्रकारी भी यहाँ शुरू हुई थी। मानव चित्रकारी यहाँ शुरू हुई थी, जिसका अच्छा खासा साक्ष्य भीम बेटका भोपाल के पास में। भोपाल के पास में भीम बेटका है, कहाँ? एमपी में ही, अपने इधर। और एक है रैणी गुंटा, जो कि कहाँ पर है? एपी, आंध्र प्रदेश में, रेणीगुंटा। तो यहाँ हमें मतलब शैलाश्रय मिले हैं। शैलाश्रय के अंदर हमें चित्रकारी मिली, मतलब पत्थरों पर चित्रकारी मिली है ये दोनों। और क्या, तो ये सब हमारी विशेषताएं चल रही। क्या विशेषताएं चल रही है? कि भाई हथियार उत्कृष्ट शैली के थे और उनमें हड्डी की मतलब कि जानवरों की हड्डी का प्रयोग हुआ था। चमकदार पत्थर थे, चमकदार पत्थर भी थे, चमकदार पत्थर का प्रयोग होता था। और क्या कहा जाता था? चित्रकारी होने लगी थी। अब विस्तार पढ़ो इसका भाई, विस्तार। हमने सबका विस्तार पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? तीनों में राजस्थान कॉमन है, तीनों में राजस्थान कॉमन है ना? कॉमन। पहले में बेलन नहीं, उसमें पहले नहीं था। तो इसका विस्तार कहाँ हुआ है भाई? राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में कहाँ हुआ है? बूढ़ा पुष्कर, हरसोना, अरानिया। बूढ़ा पुष्कर, हरसोनिया, अरानिया। आप तो ऐसे ही ध्यान दे दो, बूढ़ा पुष्कर, हरसोना, अरानिया, ये राजस्थान में जगहों के नाम हैं। अरुणाचल प्रदेश में हुआ है इसका। अरुणाचल प्रदेश का नाम लिखो कुरनूल। अरुणाचल प्रदेश में भी कुरनूल में हुआ है। हम इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश की एक बात याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में हमें एक चीज़ मिली है जिसका नाम है भाई
खोपड़ी, मानव की खोपड़ी मिली है और राख मिली है, खोपड़ी मिली है, राख। तो राख से हमें ये समझ में आता है तो अरुणाचल प्रदेश में इस उच्च प्रपाषण काल में मतलब कि कहीं ना कहीं अग्नि का प्रयोग भी होने लगा था, अग्नि का प्रयोग होने लगा था। क्या होने लगा था बेटा? अग्नि का प्रयोग होने लगा था। तो राजस्थान होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। अब अपन देखते हैं अपनी प्यारी सी एमपी। एमपी में सिर्फ इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं सीधी, हमें मिलते हैं सीधी, सीधी जिला है अपना, सीधी में इसके साक्ष्य मिलते हैं। नदी का नाम है सोनगोपद नदी, सोनगोपद नदी, इसके साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ हमें क्या मिलता है? मातृ देवता, मतलब कि यहाँ हमें मातृ देवता मिलते हैं, उपासना, मतलब कि समझ सकते हैं इस समय उपासना होने लगी थी, और एक चबूतरा मिलता है। तो पहले तो आप इसकी खोज किसने करी थी? खोज इसकी करी थी जी के शर्मा। एक है जी के शर्मा, एक है जीपी शर्मा, जी के शर्मा, जीपी शर्मा ही है, माफ करिए, जीपी शर्मा वो अलग है जो मैं जीपी शर्मा, खोज जीपी शर्मा ने की थी। अब इस टाइम पे क्या हुआ था कि ये उच्च प्रपाषण काल लास्ट वाला है, इसके बाद मध्य प्रपाषण काल शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से पूजा पाठ चालू हुआ था। यहाँ चबूतरा के साक्ष्य मिले हैं, मातृ देवता की मूर्ति मिली है। इससे क्या पता चल रहा है? ये पूजा पाठ शुरू होने लगी थी अब, क्योंकि लोग वहाँ डरने लगे होंगे अब, क्योंकि इस टाइम बार आता धीरे धीरे उनमें, और उपासना इस टाइम पे होने लगी थी। अब बेटा इस जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड की अब हम पूरे पाषाण काल की विशेषता देखेंगे, पूरे पाषाण काल की विशेषता देखेंगे। तो मैं विशेषताओं को बहुत ही शॉर्ट में लिखूंगा। देखना, यहाँ मानव क्या करता था भाई? आखेटी कर रहा था, मतलब शिकार ही कर रहा था। मानव अभी भी आखेटक ही था। स्थायी निवास उसके पास था ही नहीं, स्थायी जो निवास तो था उसके पास नहीं था, स्थायी निवास है। अब जब स्थायी निवास ही नहीं होगा तो उसके बाद मृदभान मृदभांड, मतलब कि मृदभान मतलब मट्टी के बर्तन, और इन सबसे परिचित होगा ही नहीं, तो ये आप लिख लेना। पशुपालन और कृषि धीरे धीरे यहाँ से हमें प्रारंभ होती हुई दिख रही थी। पशुपालन भी नहीं था, पशुपालन और कृषि दोनों नहीं थी। हाँ, पशुपालन और कृषि, क्योंकि स्थायी निवासी नहीं था, पशुपालन और कृषि भी नहीं थी। इस टाइम पर जो था वो जानवरों का ही शिकार कर रहा था और जानवरों को ही संग्रह कर रहा था। कर रहा था जानवरों का ही संग्रह कर रहा था, और हमें बकरी का रख ले, कल ये बना खाएंगे, ये काम हो रहा था। तो ये इसकी विशेषता है, बस इतनी है, इससे ज्यादा कोई विशेषता नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल।